तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। और जैसे कि बी फार्म बायोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं, जो ये जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, ये टॉपिक वाइज, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूँ तो कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ाऊँगा आपको, लिपिड पढ़ा रहा हूँ तो लिपिड ही पढ़ाऊँगा। जो बायोमोलिक्यूल की सीरीज़ थी वो एक इंट्रो में पीडीएफ मैंने सारा डाल दिया था यूनिट वाइज, विच इज़ फॉर द रिवीजन फॉर्म। अब डेप्थ नॉलेज अगर देनी है और डेप्थ नॉलेज अगर आपको लेनी है तो यही किताब एमबीबीएस में चलती है, एस सत्यनारायण। फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स तो लेक्चर उनके लिए भी कारगर रहेगा, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी कारगर रहेगा, ठीक है। और डी फार्म के लिए भी कारगर रहेगा, सेकेंड ईयर में जो डी फार्म का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री होता है उसके लिए। बच्चों मेरा क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है। अब कोई इसको सब्सक्राइबर के वे में ले जाए कि सुविधाएं भले ही हमारे पास कम हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बट हमारा कंटेंट शानदार ही है, हमारे लेक्चर शानदार ही रहने वाले हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बच्चों अभी हम शब्द पर ध्यान देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात करते हैं तो नाउ आई एम गोइंग थ्रू द वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से मैं निकाल लेता हूँ, इससे मैं उधार लेता हूँ कार्बो। कार्बो मतलब कार्बन की बात कर रहा होगा, कार्बन। हाइड्रो, हाइड्रो हाइड्रेट्स, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन। और कार्बो हो ऑक्सीजन, ठीक है। यानी मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट का प्रपोर्शन है, उसको हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। विल यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के रेशो में है, ठीक है, एक अनुपात में है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे आपके शरीर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए डायरेक्ट सोर्स है। हमारे लिए मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील होता है। कोई भी खाना खाओगे, रोटी खाओगे, आलू खाओगे, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील होता है। जब ग्लूकोज में तब्दील होता है तो वो ग्लूकोज प्रत्येक सेल के अंदर भी घुसती है, ठीक है। और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वहाँ से मोटा मोटा समझे तो एटीपी निकलने की प्रक्रिया होती है, एटीपी निकालती है। और एटीपी क्या है? आपके शरीर की करेंसी है। जो भी आप चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, सब कुछ एटीपी के कारण, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये जलवा है जो आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है। अब जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, याद रखने का तरीका है, एस फॉर सुक्रोज, एल फॉर लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है। ये सब क्या है? अब इन सबको मान करके चलिए, ये सब एक तरीके के जाति हैं और इनका धर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जिस प्रकार से हमारा धर्म हिंदू है, मुसलमान है, उसके अंदर मुस्लिम धर्म के अंदर कई सारी जातियां हैं, तेली, झोजा, पोजा, फोजा, सब कुछ। जिस तरीके से यहाँ पर है हिंदुओं में कि अलग अलग जाति हैं, तो वो सब देखिए, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है, वे सब डेरिवेटिव हैं। जातियां धर्म की डेरिवेटिव जिस प्रकार हैं, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स ये हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ये सब, ठीक है। आपको समझ में आ गया? विल यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा पैरा, क्या कहता है आपको, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एम्बुडेंट मॉलिक्यूल इन नेचर, कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट। किससे बने? मैंने पहले बता दिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं। एब्यूडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन की बात की जा रही है, और जहां पर कार्बन की बात की जाती है बच्चों, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विल यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो बायोकेमिस्ट्री है, बायो मतलब जीव, केमिस्ट्री मतलब रसायन, आपके अंदर का रसायन है। आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया होगा, अलग पैथोजेनिक टेस्ट कराए होंगे, तो उसके नीचे एक साइन होता है MBBS MD इन बायोकेमिस्ट्री। तो वो बायोकेमिस्ट होते हैं, वो MD किए होते हैं, MBBS के बाद PG करते हैं। जिस प्रकार से रेडियोलॉजी में करते हैं, उस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री में भी PG करते हैं कुछ लोग। ठीक है। अब इसने क्या क्या, द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिटरली लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहां पर देखिए, इस लाइन को अंडरलाइन किया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, या कहीं जो सर्वमान्य फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। लैक्टिक एसिड का अलग होता है, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज का है, ठीक उसी प्रकार से। अब अगर डेफिनेशन की बात करें, टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो इसने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स में डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। जी हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली, अगर बात करें, विच प्रोड्यूस दैम हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, बट उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। एक एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है और एक कीटोन ग्रुप का मेंबर है। यानी एक के अंदर फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, और दूसरे के अंदर क्या है, कीटोन है। समझ में आई बात। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेटेड इन वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, आपको पता है। जिस प्रकार से इसमें बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। दे आर द मोस्ट एविडेंट डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स, जो हम खाना खाते हैं, डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये देखिए। ठीक है, ये जो लाइन है डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी का, पूरा लाइन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। दूसरा कहता है कार्बोहाइड्रेट आर प्रोसीजर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उतना ही ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल आपको सब कुछ पता है कार्बोहाइड्रेट में। जैसे कि ग्लाइकोजन है, अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं, तो ग्लाइकोजन जो होता मीट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, और फिर ग्लाइकोजन से शरीर की ज़रूरत पड़ने पर फिर से वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। विल यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल फंक्शंस। स्ट्रक्चर यानी उसको ढांचा देने में सेल मेम्ब्रेन को, और उसके सेलुलर फंक्शन के लिए भी जिम्मेदार है, सच एज एडेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आपको पता ही है, एडेशन और फर्टिलाइजेशन एक एग्जांपल दिया है, ग्रोथ, ये सब। क्योंकि एनर्जी मिलती है तो ओवरऑल सारा काम चलता है शरीर का, बॉडी का। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। दीज आर इंक्लूड द फाइबर, जैसे कि सेलुलोज ऑफ प्लांट। ठीक है, ये सब बताया गया है। एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड, आपको सब पता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो सर्व एज द स्टोरेज फ्रॉम आ एनर्जी। आपको पता है, मैंने पहले ही ग्लाइकोजन वाला जो है मैंने जो बताया, स्टोरेज एनर्जी स्टोर करके कैसे रखता है, मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन होता है मीट में, और फिर वो बॉडी की डिमांड पर जो है फिर से वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। ठीक है। काफ़ी सारे बेसिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में को पूछा गया कि मीट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है कि ग्लाइकोजन होता है, आप टिक करेंगे ग्लाइकोजन पर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, यानी वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का किस बिहाफ पर है। अभी क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो क्लासिफिकेशन में आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन मतलब कितने भागों में विभाजित है। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ये सब होते हैं। मोनो का मतलब होता है बच्चों, जहां मोनो लगा हुआ है वहां पर सिंगल, वन वन मॉलिक्यूल है। सैक्राइड मतलब शुगर, आपको पता ही है, जहां पर एक ही मॉलिक्यूल है। डाइसेक्राइड का मतलब होता है, मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उस पर देखना, डाइसेक्राइड का मतलब होता है दो, डाई मतलब दो, सैक्राइड मतलब शुगर का मॉलिक्यूल। तो और शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट्स है ही कहीं ना कहीं। ठीक है। और पॉलीसेक्राइड होता है मोर देन टू,
और ये 10 से ज़्यादा ओलिगोसेक्राइड की सीरीज में आते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आई? चलिए अभी मैं इसको सबको रफ कर देता हूँ ताकि आप जो है आगे चलता हूँ मैं अब। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। यहाँ पर चलते हैं। अब ये टेबल को ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड विद सिलेक्टेड एग्जाम्पल पर दिए गए हैं। इसने अलग तरीके से मोनोसेक्राइड के एम्पेरिकल फॉर्मूले दिए गए हैं यहाँ पे, ट्रायोसिस वगैरह वगैरह। जैसे कि एक में एल्डिहाइड है यहाँ पे और एक में कीटोन है, एल्डोज यहाँ लिखा है और कीटोज यहाँ पर लिखा है, तो ये सब लिखे गए हैं। आपको पता है कितना डिटेल में दिया गया है। मोनो मतलब वन, देखिए इसने कहा वन, ठीक है, वन यानी सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दे हैव द जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला आपको पता ही है कि जर्नल फार्मूला होता क्या है उनका। तो जर्नल फार्मूला आपको पता ही है कि ये इसका जर्नल फार्मूला है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है जो दिया गया है। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, आपको पता है एक मॉलिक्यूल होगा तो क्या हाइड्रोलाइज होगा दोबारा, ठीक है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में आपको एल्डोज का फंक्शन ग्रुप दे दिया है CHO, देखिए एल्डिहाइड में CHO फंक्शन ग्रुप होता है, आपको पता है। और कीटोसिस में फंक्शन ग्रुप ये है, आपको ये एग्जाम्पल सहित बताया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप यू ऑल आर द यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। डाइसेक्राइड में दो मोलिक्यूल हो जाते हैं, मतलब कोई एक मोलिक्यूल है और उससे दो मोलिक्यूल बट रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। अब ओलिगोसेक्राइड में तो होता है कंटेन 2 से 10 मोनोसेक्राइड, यानी 2 से 10 मोनोसेक्राइड मोलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तब ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है, ये मान करके चलिए आप, ठीक है बच्चों। लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलाइसिस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट इन ओलिगोसेक्राइड्स। आपको पता है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ये सब बहुत बड़े ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही एक आ गए हैं ये, अगर बात करें तो। अब आपको पता है मोनोसेक्राइड्स स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट यानी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात कर रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनोसेक्राइड। अब अगर मोनोसेक्राइड की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर, सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका क्या है, आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर द कंपाउंड, आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट हैव ए सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर स्पेशल अरेंजमेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल अरेंजमेंट, आपने ज्योमेट्रिकल वो सुना होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये सब सीसो ट्रांसफॉर्म आपने सुनी होंगी। जैसे कि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, किसी एक फॉर्मूले को ऐसे लिख देता हूँ एच, मैं तो बस मोटा मोटा बताने की, तो इसका स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब आकाशीय अरेंजमेंट है इसका। यानी इसने कहा कि आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट जिनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो उसमें पढ़ सकते हैं कि जिसका आकाशीय अरेंजमेंट डिफरेंट है, आकाशीय अरेंजमेंट अलग है, उसको ही हम क्या बोलेंगे मेरे बेटे, ऐसे उसको बोलते हैं आइसोमर, जैसे कि आपको बताया है। अब मैं अगर थोड़ी और केमिस्ट्री की बात करता हूं, यहां पर जो आपको बताया भी गया है, अ कार्बन सेट टू बी एसिमेट्रिकल व्हेन इट इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट एटम। बिल्कुल बेटा, हमेशा ध्यान रखना सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में ये अंतर है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, अब मैं आपको बता देता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन है, ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये किसी और नाइट्रोजन से, ये किसी और से जुड़ गया, ये किसी और एटम से जुड़ गया। तो अगर इसके 4 कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट 4 पोजीशन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर 4 डिफरेंट डिफरेंट एटम से जाकर के जुड़ जाते हैं तो ये एसिमेट्रिकल कार्बन है। यानी अगर आप देखिए, आप जो है अपना इमेज जब देखते हैं मिरर में, आपको मिरर इमेज कैसी चमकती है बच्चों अपनी, बताओ। आपको दिखता है लेफ्ट जो जेब है वो राइट साइड, राइट साइड की जो जेब है वो लेफ्ट साइड, ठीक है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसे ही तरीके से जब आपका सुपर इम्पोज कर जाती है कोई मॉलिक्यूल,
या कोई मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी मिरर इमेज पे रखूं तो ये उल्टा हो जाएगा या कैसे हो जाएगा। अब जो सुपर इम्पोज का मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको और बताऊं सुपर इम्पोजिबल का मतलब, तो आप समझेंगे एसिमेट्रिकल की कहानी। एसिमेट्रिकल कार्बन समझ में आ गया, जो अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ हो कार्बन, यानी जो सेंट्रल कार्बन है वो जो अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, कोई ऑक्सीजन से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, तो मतलब जिसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गर्लफ्रेंड है, तो उसको ही हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक चीज़ बना देता हूँ, ये मेरी उंगलियां हैं हाथ की, अगर ये एक दूसरे के को ढक रही हैं तो ये सुपर इम्पॉसिबल है, और अगर नहीं ढक रही तो ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? तो जो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती हैं अपनी मिरर इमेजेस से, वही एसिमेट्रिकल कार्बन होता है, जो डिफरेंट, ये मैंने दूसरी उसकी आपको डेफिनेशन बता दी, ठीक है। नाउ अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, ग्लिसरल्डिहाइड द रेफरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसने बताया ग्लिसरल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ग्लिसरल्डिहाइड जो है मोनोसेक्राइड है, ठीक है, विद अ वन एसिमेट्रिकल कार्बन, जिसके पास एक एसिमेट्रिकल कार्बन है। इट एग्जिस्ट एज टू स्टीरियो आइसोमर्स हैज बीन चूजन, इसको दो स्टीरियो आइसोमर्स ने चूज कर लिया है। अगर देखा जाए मोटा मोटा बातें ये बताना ही चाह रहा है कि भाई इसके पास भी एसिमेट्रिकल कार्बन है एक, ठीक है, समझ में आई बात? अब आप अगर इसकी बात करें तो मोनोसेक्राइड ऑकरेंस और बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है सारी। ग्लिसरल्डिहाइड फाउंड इन द सेल एज फॉस्फेट, फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है ग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फेट इज अ इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट का काम करता है रिएक्शंस में। जब ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज जब टूटता है तब की बात है, ठीक है। डाई डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, फाउंड इन सेल एज फॉस्फेट। तो ये वाली टेबल आप देख सकते हैं, सबकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दी गई है अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, अब एक एल एल ग्लूकोज है, एक एल ये है, एक ये है, क्या है भाई डीएलएन आइसोमर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब डीएनएल आइसोमर पे समझने से पहले आपको डेक्सट्रोरोटेटली और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पर एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से मैंने कुछ लाइट गुजारी और ये लाइट एक प्लेन ऑफ पोलराइज में आ गई, एक प्लेन में आ गई ये लाइट। अब यहाँ पर मैं दूसरे पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई केमिकल रखा है, मान लीजिए शुगर ही रखा है, जैसे कि शुगर मिल्स में रिकवरी गन्ना वन्ना के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी रिएक्शन है। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे ही प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इस कंपाउंड पर पड़ी, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो सपोज करो पहला केस ये है, पड़ी और इसने जो है इसको लाइट को सीधी डायरेक्शन में घुमाया, यानी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है। जैसे इसने घुमाया तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी इसने राइट हैंड साइड जब घुमाया तो इस कंपाउंड को बोला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। अब दूसरा केस सुनिए, जैसे ही मैं इस पर डाला हूं लाइट, लाइट डालते ही मेरे बेटे इसने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इस कंपाउंड ने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ऑप्टिकली एक्टिव है, पर इसको क्या कहा, एल मतलब लेफ्टी, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो उसको हम बोलेंगे लिवो रोटेटरी कंपाउंड। और एक केस ऐसा है उसने लाइट को कहीं भी नहीं घुमाया, तो ऐसा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। समझ में आ गया? तो ये डी और एल फॉर्म वही है, डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी वाली फॉर्म। विल यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसकी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं आपको, ये है, ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड मतलब डेक्सो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी ग्लूकोज और लिवो रोटेटरी ग्लूकोज, यानी इसका इस ग्लूकोज के सैंपल ने उसको राइट हैंड साइड घुमाया, उसने उसको लेफ्ट हैंड साइड घुमाया, ठीक है।
ये समझ में आया? DLN फॉर्म यही होता है, मैंने आपको बताया। जो ऑप्टिकली एक्टिव शुगर मैंने आपको बताया है, ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा जो है ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होगा, यानी डी मतलब डेक्सो रोटेटरी को प्लस से डिनोट करते हैं और लिवर रोटेटरी को माइनस से। जब उल्टा चलता है तो उल्टा ही चलता है, किसी की सुनता नहीं है तो माइनस से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल्डोज और वो सब मैंने बताया गया है। एपीमर क्या है ये सुन लीजिए। इफ टू मोनोसेक्राइड डिफर फ्रॉम ईच अदर, अगर दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे से भिन्न है बिल्कुल, ठीक है, इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड इन अ सिंगल इन अ स्पेसिफिक कार्बन, यानी स्पेसिफिक कार्बन, ठीक है। अब सुनिए, अगर उसका डिफरेंट है ईच अदर से, कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन का अलग अलग है, तो हम उसको बोलते हैं एपीमर। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कि ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एपीमर है, याद रखना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एपीमर है। कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन है और बाकी के मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन जो है एक दूसरे से अलग अलग है, तो हम उसको एपीमर बोल सकते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एपीमर टू गैलेक्टोज और वाइस वर्सा, गैलेक्टोज से फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज से फिर गैलेक्टोज में हो सकता है, इट विल बी वाइस वर्सा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है अलग अलग, आप देख लीजिएगा, पूरा डायग्राम अलग से दिया गया है। अब एंटीओमर्स क्या होता है? एंटीओमर्स मैं आपको बता देता हूँ। एंटीओमर्स क्या होता है? आरा स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोमर होते हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो कि कंपाउंड की मिरर इमेजेस होती हैं। आपने पढ़ा है मिरर इमेज के बारे में स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। वो क्या होती है? मिरर इमेज। मान लिया आपका थोपड़ा ही हमने आईने के सामने रख दिया, तो वो मिरर इमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपाउंड। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये कार्बन है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे लिख देते हैं, मिरर इमेज ये रहा, मिरर मिरर ये रहा, तो ये फिर अलग होगा मिरर इमेज में और इसमें अलग होगा। ठीक है, यही होता है, मिरर इमेजेस होती है एंटीओमर्स। ठीक है, ड्यूरल शुगर्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको मेजोरिटी ऑफ द चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसने एक भी कहा मेजोरिटी ऑफ शुगर इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आर डी टाइप। बहुत आप पूछेंगे कि जी बहुत सारी शुगर, कहीं से आ गया क्वेश्चन कि बहुत सारी शुगर क्या होती है? मैन में और एनिमल में मोस्ट ऑफ द टाइम डी टाइप यानी डेक्स्ट्रोरोटेटर टाइप वाली शुगर होती है, ऑप्टिकली एक्टिव तो होती ही है। डायस्टोमर यूज टू रिप्रेजेंट द स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसको डायस्टोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म है, डायस्टोमर्स एक टर्म है, टर्म जिसको रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टेरियोमर्स कुछ हैं जो मिरर इमेज जैसे नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आम भाषा में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लूकोज स्ट्रक्चर लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हेमीस्फेरिकल, हेमी स्केलेटल, और मैंने आपको बताया फिजर प्रोजेक्शन वगैरह भी आपने जो 12th में पढ़ी होंगी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ तक काम आती हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ, आपको बहुत अच्छे से दिया गया है हर एक चीज़। अब आपने देखा होगा CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। अल्कोहल में OH लगता है, जहाँ OH लगता है लास्ट में, जैसे कि एथेनॉल हो गया, वो अल्कोहलिक ग्रुप का मेंबर है। जहाँ पर भी OH लग रहा है वो समझ लो भाई साहब वो अल्कोहलिक ग्रुप के एक तरीके से मेंबर है। और मैंने आपको बताया द हाइड्रोक्सी ग्रुप मोनोसेक्राइड कैन रिएक्ट विद इट्स वन एल्डिहाइड एंड वन केटोन। आपको पता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है मोनोसेक्राइड में, कहीं अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH है अगर मोनोसेक्राइड के कहीं फॉर्म में, तो वो एक कीटोन से रिएक्शन कर सकता है और एक एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है और बना सकता है हैमी स्केलेटल, हैमी स्केलेटल और स्केलेटल। ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्केलेटल बोल रहा हूँ, हैमी एसिटल, सॉरी हैमी एसिटल और हैमी केटल, हैमी स्केलेटल, सॉरी हैमी एसिटल और हैमी केटल। थस द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज at C1 reacts with अल्कोहल ग्रुप at C5। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये सब चीज़ें, तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
पायरोनोज फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं किताब के अंदर, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर कंसिडर किए गए हैं। आप हमेशा नोट्स को सिंप्लीफाइड वे में लिखिएगा। जिस प्रकार से मैंने बायोकेमिस्ट्री का नोट्स दिया है, मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सारे कंसिडर वहाँ पे किए गए हैं फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे ये फिशर प्रोजेक्शन का फॉर्म है जो आपको दिया गया है यहाँ पे, तो ये सब होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया। रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड अलग अलग रिएक्शंस देंगी, केमिकल हाइड्रोलाइसिस वगैरह, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब रिएक्शंस को क्या क्या हो सकती हैं, तो रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप का, देखो शुगर में कहीं ना कहीं आपको एल्डिहाइड ग्रुप तो मिलेगा ही बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसका जो है हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पर हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप का जब हम करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल एल्कोहल ग्रुप, जो टर्मिनल एल्कोहल ग्रुप है C2OH का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो COOH मिलता है, यानी एसिटिक ग्रुप आपको प्राप्त होता है, ये आपको पता ही होगा। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन बॉस आते हैं तो ऑक्सीजन वाले महाराज निकल लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन वाले महाराज निकल लेते हैं। तो आपने देखा होगा, यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ रिएक्शन को, यहाँ पर इसको पूरी रिएक्शन को मैं कर देता हूँ उससे, देखेगा यहाँ पे देखिएगा, HC डबल बॉन्ड OR 2H HR ग्रुप ये सब लगा हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, 2H जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बच्चों। विल यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक 1 सेकेंड मैं इरेज कर लेता हूँ उसको और नीचे ले चलता हूँ आपको। डिहाइड्रेशन आपको पता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है शुगर की, एक बार मैं बता देता हूँ, चलिए। द शुगर आर क्लासिफाइड ऑन द रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बिहाफ पर होते हैं। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूट द फ्री एल्डिहाइड्स और फ्री कीटो होते हैं, ठीक है। इन लैबोरेटरी मैनी टेस्टिज, हम बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, बेंड्रिक लगाते हैं, फेलिंग टेस्ट लगाते हैं। ये क्या है, कन्फर्मेशन टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब मैं आपको कोई पाउडर दे दूं और उससे कहूं कि कार्बोहाइड्रेट का पता करो, तो आप क्या कहोगे कि मुझे तो भाई टेस्ट लगाने पड़ेंगे इसके लिए। और टेस्ट कौन कौन से होते हैं, मोलिस होता है, फेलिंग होता है, बेंड्रिक होता है, ये सब टेस्ट आपको लगाने पड़ते हैं। रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेंड्रिक टेस्ट लगता है और फेलिंग टेस्ट लगता है और बेयरफोर्ड्स टेस्ट लगता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इन टेस्टों के बारे में बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट अगर होता है कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए, वो मोलिस होता है। तो मोलिस में आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप डालते हैं सैंपल को वो सॉल्यूशन हो सकता है, वो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें आप क्या डालते हैं, इसके बाद आप क्या डालते हैं, अल्फा नेप्थोल डालते हैं। अल्फा नेप्थोल से अच्छे से उसे शेक कर लेते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब को। फिर आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब लगाना होता है और H2SO4 का जो होता है एसिड कंसनट्रेटेड, वो आपको 2 से 3 ड्रॉप डालना पड़ता है। जैसे ही आप 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं तो इसका रंग कुछ कुछ यहाँ पर ऐसे हो जाता है, वॉयलेट कलर का रिंग बन जाता है यहाँ पे। तो ये कंफर्मेशन देता है। उसी तरीके से फॉलिंग ए और फॉलिंग बी सॉल्यूशन आप डालते हैं, कुछ रेडिश ब्राउन ब्रिक कलर का इंडिकेशन देता है लास्ट में। सेम ऐसे ही करना है, सैंपल लेना है और सॉल्यूशंस डालना है। तो ऐसे ही होता है, फॉलिंग ए सॉल्यूशन और फॉलिंग बी सॉल्यूशन अलग अलग डलते हैं एक साथ। डलने के बाद फिर उसको हीट किया जाता है 2 मिनट के लिए और फिर उसको देखा जाता है रिजल्ट को, क्या रिजल्ट आया। तो ये सब आप देख भी लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि टेस्ट मतलब टेस्ट बिल्कुल मैंने आपको बताया है। डिप्लोमा के एग्ज़ाम में तो बहुत पूछे जाते हैं, डी फार्मा के एग्ज़ाम में याद, मतलब आपको याद रहना चाहिए। मेरा मतलब मानना ये है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वैन ट्रीटेड विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम मोनोसेक्राइड को देखो आपने क्या किया,
मोनोसेक्राइड को आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ले लिया, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ले लिया, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन होगा 3 वाटर के मोलिक्यूल का, और ये सब आपको बताया है। इसने ये क्या देगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूराफ्यूरल देता है, आपको पता है। दीज फ्यूराफ्यूरल कैन कंडेंस विद फिनोलिक कंपाउंड, इसको कंडेंस कर देते हैं, फिनोलिक कंपाउंड के साथ कंडेंस हो जाते हैं। और मोलिस टेस्ट इसके बहुत फेवरेट टेस्ट है और बहुत चर्चित टेस्ट है। बेसिकली अल्फा नेप्थोल इसमें यूज होता है, आपको पता ही है। बाइल टेस्ट आपको पता है, पेंटोस रिएक्ट विद द HCl। हम क्या करते हैं, पेंटोस शुगर लेते हैं और उसको HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो बनता है फरफ्यूरल डेरिवेटिव बनता है वहाँ पे। फरफ्यूरल डेरिवेटिव बनता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फरफ्यूरल डेरिवेटिव बनता है विच इन टर्न रिएक्ट विद द ऑरिसिनॉल टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। आपको पता है ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये सब आपको बहुत अच्छे से दिए गए हैं। अगर बी फार्मा के सिलेबस के बेसिस पे बात करें तो उतना ही है। देखिए मोनोसेक्राइड को अच्छे से, डाइसेक्राइड को, अगर मोनोसेक्राइड आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, डाइसेक्राइड बताते हैं। अमंग द ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड आर द मोस्ट कॉमन एज इन एविडेंट फ्रॉम द नेम एक सेकेंड, फ्रॉम द नेम, ठीक 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 ठीक, ये सब दिए गया है। आपको पता है कि दो मोनोसेक्राइड से मिलकर के बनता है डाइसेक्राइड। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो दो मॉलिक्यूल अलग अलग आते हैं, आपको पता है। रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स फ्री एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल हम तोड़ें, जैसे कि एग्जांपल है माल्टोज और लैक्टोज, ये आपका एग्जांपल है। नॉन रिड्यूसिंग में बात करें तो डाइसेक्राइड विद नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है आपको। जैसे माल्टोज हैं, वो सब आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं गूगल वगैरह से देख करके। तो बाकी मैंने नोट्स में दिया हुआ है। अकेला हूँ तो बहुत सारा काम करना होता है यार। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज आपको पता है, लैक्टोज के बारे में अलग दिया गया है, अलग अलग उसके बारे में अलग अलग दिया गया है। इतना डिटेल्ड में आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये लगभग आपका चैप्टर अब समाप्ति की ओर हो गया है। और मतलब आपका जो सिलेबस से रिलेटेड था वो चैप्टर बिल्कुल आपका ये सारा ख़त्म हो गया है। मोलिस के मैंने टेस्ट आपको बताए कैसे कैसे लगते हैं। आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे, जब आप करेंगे तो आपको और भी अच्छा आनंददायक मिलेगा। मैंने पिछले साल डिप्लोमा में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो मैंने उनको हर एक प्रैक्टिकल, बल्कि बहुत ज़्यादा था कि एल्ब्यूमिन महंगा है तो एल्ब्यूमिन भी का भी टेस्ट करेंगे। मैंने कहा अंडा मंगा के हम कर लेंगे। तो एक आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए सीखने का। जितना आप प्रैक्टिकल रूप में इसको करेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बच्चों कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा पर्पस है कि फार्मेसी में मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूं। हमारा पर्पस आपसे कोई पैसा कमाना नहीं है किसी भी बच्चे से, और उसके लिए मैं टीम भी बनाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ प्रोफेशन के लिए, नॉट अ फार्मेसी प्रोफेशन, इवन ऑल ओवर जो हमारा पैरामेडिकल का क्षेत्र है या मेडिकल का क्षेत्र है जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं, वो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर मैं पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। इसके बाद मैं लिपिड फैट वगैरह अलग अलग से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। आई होप यू ऑल आर द एन्जॉइंग द लेक्चर। और ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस तन्मयता के साथ पढ़ना है हमें और बहुत सारी जानकारी लेनी है। बी फार्मा कोई ऐसा नहीं है कि बी फार्मा आपको परेशान करने वाली चीज़ है। बी फार्मा परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। बी फार्मा बहुत सरल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू।